ये है द क्राइम टेल्स, जहां हम खोलते हैं अपराध के गहराइयों और युद्ध के परछाइयों के उन पन्नों को जिन्हें इतिहास अक्सर छुपा लेता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य। अफ्रीका के दिल में बसा है एक देश जो सूडान के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा देश जो नाइल के किनारे बसा है, जहां पर कभी शांति हुआ करती थी और आज सिर्फ मातम और मौत। 1.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये देश और 50 मिलियन लोगों का घर आज एक ऐसी बर्बरता से गुजर रहा है जो शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते। सूडान 1956 में ब्रिटिश मिस्र हुकूमत से आज़ाद हुआ। आज़ादी के कई साल बाद भी इस देश ने कभी शांति नहीं देखी। 2025 यानी इस साल तक इस देश ने आतंक, डर और भुखमरी के साए में बिताए हैं। उत्तर में अरब मुस्लिम समुदाय और दक्षिण में अफ्रीकन क्रिश्चियन और ट्राइबल जनजातियां हैं। सूडान और साउथ सूडान कभी एक हुआ करते थे, लेकिन फिर 2011 में साउथ सूडान अलग हुआ। अब क्रिश्चियन समुदाय को अपनी एक अलग पहचान मिल चुकी थी, लेकिन ये विभाजन हर दौर में जंग का बीज बनता रहा। 1983 से 2005 तक सूडान ने 2 सिविल वॉर्स देखी, जिसमें लगभग 20 लाख लोग मारे गए। पर यह अंत नहीं था, बल्कि ये एक नई जंग का आगाज था। सूडान की कहानी समझने के लिए हमें उसके पास्ट में जाना होगा। 1944 1 जनवरी को एक राक्षस पैदा हुआ था। उसका नाम था ओमर हसन अहमद अल बशीर। इसका जन्म होश बनागा यानी उत्तरी सूडान में हुआ था। वह एक गरीब किसान परिवार से था, लेकिन टीनेज में ही उसने सेना में भर्ती ली और बहुत ही जल्द अनुशासन, क्रूएल्टी और डिटर्मिनेशन के लिए प्रसिद्ध हो गया। उसने मिस्र और मलेशिया में आर्मी ट्रेनिंग ली और 1973 के अरब इजरायली युद्ध में मिस्र की सेना के साथ लड़ा। 1980 के दशक में वह ब्रिगेडियर जनरल बन चुका था। 1980 के दशक के अंत में सूडान में अराजकता फैल चुकी थी। देश में भुखमरी, भ्रष्टाचार और सिविल वॉर चल रहे थे। प्रधानमंत्री सादिक अल मेहदी की सरकार कमज़ोर पड़ चुकी थी। इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए 30 जून 1989 को अल बशीर ने सेना के समर्थन से सैन्य तख्तापलट कर दिया। कुछ ही समय में उसने अपने आप को देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ ऑफ आर्मी घोषित कर दिया। इस तख्तापलट ने पीछे इस्लामिक राजनीतिक संगठन NIF यानी नेशनल इस्लामिक फ्रंट और उसके नेता हसन अल तौराबी का बड़ा हाथ था। सत्ता संभालने के बाद बशीर ने सूडान को एक कठोर इस्लामी राष्ट्र घोषित कर दिया। उसने पूरे देश में शरिया कानून लगाया। उसने अपने विरोधी को कुचलने के लिए इस्लामिक मिलिशिया और पुलिस का इस्तेमाल किया। कई पत्रकार और विरोधी नेताओं को गिरफ्तार करके मार दिया। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी और किसी को भी शासन के खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं थी। साउथ सूडान के क्रिश्चियन और अफ्रीका जनजातियाँ उत्तरी अरब इस्लामी शासन के खिलाफ लड़ रही थी। बशीर की सेना ने गांव जलाने, बमबारी करने और भुखमरी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने जैसी नीतियां अपनाई। लाखों निर्दोष मारे गए। कई लाख लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। एक अनुमान के अनुसार इस युद्ध में करीब 20 लाख लोग मारे गए और 40 लाख लोग बेघर हो गए। ये तख्तापलट 2011 में साउथ सूडान के इंडिपेंडेंस का कारण भी बना, जिसने सूडान के तेल संसाधनों का 75% हिस्सा अपने साथ ले लिया। 2003 में पश्चिमी सूडान के दारफुर में गैर अरब जनजातियों ने सरकार के खिलाफ विरोध किया। उनका आरोप था कि सरकार अरब लोगों को प्राथमिकता देती है और बाकी क्षेत्र की उपेक्षा करती है। बशीर ने जवाब में जंजावीद नामक अरब मिलिशिया को भेजा, जिन्होंने गांवों के गांव जला दिए, महिलाओं के साथ गलत काम किया और हजारों पुरुषों को मौत के घाट उतारा। UN के अनुसार 3 लाख से अधिक लोग मारे गए और 25 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। 2009 में ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नरसंहार और जेनोसाइड, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया। अल बशीर दुनिया का पहला सत्तारूढ़ी राष्ट्रपति बना जिसके खिलाफ ऐसा वारंट जारी हुआ। बशीर ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, हर संभव तरीका अपनाया। चुनाव होते थे, लेकिन वो हर बार 90% से ज़्यादा वोट ले लेता था। बशीर ने सूडान की संपत्ति को अपनी निजी जागीर बना लिया था। तेल से आने वाले अरबों डॉलर्स उसकी जेब में जाते थे। कहते हैं उसने 9 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति विदेशों में जमा करके रखी थी। 2018 तक सूडान की जनता बशीर से तंग आ चुकी थी। बेरोजगारी और महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी और लोग सड़कों पर उतर आए। कई महीनों के विरोध के बाद
11 अप्रैल 2019 को सेना ने फाइनली बशीर को गिरफ्तार कर लिया और इस तरह 30 साल की लंबी तानाशाही खत्म हुई। सत्ता से हटने के बाद बशीर को खार्तूम की कोबर जेल में रखा गया। 2020 में उसे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोषी पाया गया। यहाँ सिर्फ एक राक्षस का अंत होता है। सूडान को और बहुत कुछ देखना बाकी था। 2019 में देश को 2 नए लीडर्स मिले। एसएएफ यानी सूडानीज आर्म फोर्सेस के जनरल अब्देल फतह अल बुरहान और जंजावीद के लीडर जो बाद में आरएसएफ बना यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, मोहम्मद हमदान दोगालो, जिसे हेमदती के नाम से भी जानते हैं। शुरू में दोनों दोस्त ही थे। उन्होंने एक मिलिट्री काउंसिल बनाई, लोगों के बीच जाकर उन्हें वादे किए और कहा हम सिविलियंस को पावर देंगे, एक सच्ची और डेमोक्रेटिक सरकार देंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये दोनों लीडर्स आपस में ही लड़ पड़े। अब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके थे। अब किसी एक को सत्ता चाहिए थी। बुरहान चाहता था कि आरएसएफ फौज में शामिल हो जाए, पर हेमदती ने कहा मैं किसी के नीचे नहीं रहूँगा, मैं किसी के साथ काम नहीं करूँगा, मैं भी देश का मालिक हूँ। और यहीं से शुरू होती है एक नई जंग। 15 अप्रैल 2023 की सुबह खार्तूम के आसमान में फाइटर जेट्स घूम रहे थे। एसएएफ ने आरएसएफ के बेसिस पर हमला कर दिया। कुछ घंटों में पूरा कैपिटल एक बैटलफील्ड बन चुका था। लोगों ने अपने घरों में छुपकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे ही एयर स्ट्राइक होती थी सब मारे जाते थे। एयर स्ट्राइक, टैंक्स और स्नाइपर, हर तरफ मौत ही मौत। अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2024 तक आर्म कन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट के मुताबिक सूडान में लगभग 24,850 लोग मारे गए, जो सिर्फ और सिर्फ जंग में मरे थे। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के अनुसार सिर्फ खार्तूम स्टेट में अप्रैल 2023 से जून 2024 तक 61,202 लोग मारे गए, जिसमें 26,000 से ज़्यादा लोगों की मौत सीधा हिंसा से हुई थी। यूनाइटेड नेशंस के अनुमान के मुताबिक सिर्फ 2025 के पिछले 6 महीने में 3,384 सिविलियंस की डेथ हुई है, पर असली संख्या इससे कई ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा, क्योंकि लाशों को गिना ही नहीं जा सकता जब ज़मीन खुद खून से भरी है। दारफर रीजन में आरएसएफ ने फिर से अपना पुराना रूप दिखाया। अल फशीर और जमजम रेफ्यूजी कैंप में हज़ारों लोगों को मार दिया गया, उनकी लाशों को ट्रैक्टर से ले जाया गया। द गार्जियन के मुताबिक सिर्फ जमजम कैंप में अगस्त 2025 तक 1,500 से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए। पूरे गांव के गांव जल रहे थे और एथनिक अफ्रीकन ट्राइब्स को निशाना बनाया गया। हर जगह पर मास ग्रेव्स मिल रहे थे, जहां महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक अप्रैल से अगस्त 2023 के बीच दारफुर में कम से कम 262 रेप केसेस रिकॉर्ड किए गए, ज़्यादातर आरएसएफ के फाइटर्स द्वारा थे। दिसंबर 2023 तक ये गिनती 118 कन्फर्म विक्टिम तक बढ़ गई थी, जिनमें 19 बच्चे भी शामिल थे। 2024 तक यूएन ने कुल 203 विक्टिम्स और 120 ऑफिशियल केस को डॉक्यूमेंट किया। पर ये सिर्फ रिकॉर्ड हुए नंबर्स हैं, असली गिनती शायद हज़ारों में भी हो सकती है। मेडिसिन सैन फ्रंटियर यानी एमएसएफ के मुताबिक सिर्फ 2025 के पिछले 3 महीने में साउथ डारफुर में 659 सेक्सुअल वायलेंस सर्वाइवर को ट्रीट किया गया है, जिनमें 2/3 सिर्फ रेप केसेस थे। ये सिर्फ रीजनल डेटा है, सोचिए पूरे देश में क्या हो रहा होगा। सूडान के अंदर सिर्फ बंदूक का ही नहीं, गोल्ड का भी खेल है। आरएसएफ दारफुर के गोल्ड माइन से करोड़ों कमाता है और यही पैसा उन्हें फॉरेन वेपन्स दिलाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अरब देश आरएसएफ को इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, जबकि सूडानीज आर्मी को इजिप्ट और कुछ रीजनल एलायंस का साथ है। यानी सूडान की युद्ध एक प्रॉक्सी वॉर बन चुकी है, जहां हर देश अपना फ़ायदा देख रहा है। सऊदी अरेबिया, यूएसए, अफ्रीकन यूनियन ने कई बार सीज़ फायर अनाउंस किया। हर बार कुछ ही दिन में गोलियां फिर से चल पड़ती हैं। बुरहान का कहना है मैं इस देश को बचा रहा हूँ। हेमदती कहता है मैं लोगों को आज़ादी देता हूँ। लेकिन सूडान के लोग कहते हैं हमें ना बुरहान चाहिए ना ही हेमदती, हमें बस ज़िंदगी चाहिए। आज सूडान 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। खार्तूम पर सूडान आर्मी का कब्जा है, जबकि दारफुर पूरी तरह आरएसएफ के हाथ में है। अल फशीर और जमजम जैसे इलाकों में मास ग्रेव्स मिल रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने ऑफिशियली वॉर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। इकनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। एक रोटी हज़ारों पाउंड्स में मिल रही है और सूडानीज पाउंड की कीमत
सिर्फ और सिर्फ मात्र एक कागज़ जैसी बनकर रह गई है। इस वॉर के दौरान कई सारे विदेशी लोग भी मारे गए। कुछ भारतीय वहाँ पर फंसे हुए थे। लेकिन स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने एक बात कही थी, अगर भारतीय मंगल पर भी फंसे हो तो हम वहाँ से भी उन्हें वापस लेकर आएंगे। ठीक उसी तरह अप्रैल 2023 में भारत ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया, जिसमें हज़ारों भारतीयों को वहाँ से यहाँ पर लेकर आए। सूडान की जंग हमें यह सिखाती है कि जब ताकत, जाति और स्वार्थ इंसानियत से बड़ा बन जाए तो एक मुल्क गिरता है, बिखर जाता है। खार्तूम की टूटी इमारतों के नीचे सिर्फ पत्थर नहीं, उन लोगों के सपने दबे हुए हैं जो एक बेहतर कल देखना चाहते हैं। और नाइल के किनारे जहाँ कभी शांति थी, आज सिर्फ बम और भूख की गूंज है। ये कहानी अभी खत्म नहीं, जंग अभी जारी है। हम आशा करेंगे कि सूडान एक नया सवेरा देखे, जहाँ शांति और खुशी हो।